नमस्कार दोस्तों, मैं ओम्य हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। एक नई कहानी के साथ हम सुनेंगे लॉकडाउन में लव की खुमारी। इसके पहले कि मैं आपको कहानी सुनाऊँ, आप कहानी में खो जाएं, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। 2021 के मई महीने में कोरोना के पीक टाइम पर एक वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें एंजल ने कुछ मोटिवेशनल बातें बताई जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ही नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, आचार विचार और व्यवहार से इंसान पुरुष से महान पुरुष बनने तक का सफर तय करता है। अथाह पैसा कमाने तथा बड़ा पद हासिल करने मात्र से नहीं, इसलिए पैसा कमाने तथा पद हासिल करने के लिए लोगों के साथ आचार व्यवहार कुछ इस तरह कीजिए कि आपके व्यवहार की सुगंध तथा मिठास से आसपास का वातावरण खुशनुमा, सुगंधित और मनोहर हो जाए। मनुष्य के व्यक्तित्व का पहला परिचय व्यवहार से ही मिलता है। किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान अथाह धन दौलत से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार आचरण से होती है। कोई भी इंसान धन तो अपने कठिन परिश्रम से भी कमा लेता है, लेकिन समाज में मान सम्मान उसके आचरण और व्यवहार पर ही निर्भर करता है। कहा भी गया है कि चरण उसके पूजे जाते हैं जिसके आचरण पूजने योग्य होते हैं। अगर व्यक्ति में सुंदरता की कमी हो तो वो आचरण से दूर की जा सकती है, पर यदि अच्छे आचरण की कमी हो तो इसे सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। यानी हम कह सकते हैं कि सुंदर आचरण सुंदर देह से अच्छा है। इस पर किसी भल मानस से ने सही कहा है कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। शिष्टता और शालीनता सद्व्यवहार के प्राण कहे जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति लोगों से हमेशा शिष्टता तथा शालीनता से पेश आता है तो ये उसके वास्तविक व्यवहार, सोच और मना स्थिति के स्तर को दर्शाता है। एक शिष्टाचारी व्यक्ति चाहे ऑफिस में हो, कॉलेज में हो अथवा अन्यत्र कहीं भी हो, शीघ्र ही लोगों के ध्यान और आकर्षण का केंद्र बन जाता है। लोग भी उससे बात करने एवं दोस्ती रखने आदि में रुचि दिखाते हैं। एक अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति होने के नाते वो दूसरे के लिए स्टैंडर्ड निर्धारित करता है, जो कि लोगों को हमारे प्रति अच्छे तरीके से पेश आने और अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम जिस परिवार, समाज और संगति में पले बड़े होते हैं वो हमारे आचरण और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। व्यक्ति को शिष्ट आचरण की शिक्षा अपने घर, परिवार, समाज व स्कूल से ही मिलती है। साधारणतः बच्चों का जीवन उसके परिवार से प्रारंभ होता है। यदि परिवार के सदस्य गलत आचरण करते तो बच्चा भी उसी के अनुसरण करता है। परिवार के बाद बच्चा अपने समाज व स्कूल से सीखता है। यदि उसके साथियों का आचरण खराब होगा तो उसके भी प्रभावित होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। यदि शिक्षक का आचरण गलत है तो बच्चे कैसे सही हो सकते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिष्ट आचरण वाले हों तो इसके लिए हमें बच्चों के सामने खुद को सदाचरण के आदर्श के रूप में पेश करना होगा। इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने आचरण में सुधार लाकर स्वयं अनुशासित रहते हुए बाल्यकाल में ही बच्चों को सदाचार की सीख देनी होगी। एक बात और, अपने दिल से ये सवाल करो कि वो क्या चाहता है। अपने दिल की ख्वाहिश का पता लगाओ कि वो मुख्य काम कौन सा है जिसको करने के लिए आपका इस धरती पर आगमन हुआ है। वो कौन सा कौशल है जिसमें आप महारत हासिल कर सकते हो, अपनी चमक दमक बिखेर सकते हो। पता लगाओ कि वो कौन सा काम है जिसको करने में आपको रत्ती भर भी
मानसिक थकान महसूस नहीं होती। अगर आपने उस काम का पता लगा लिया तो उस क्षेत्र में आप महान उपलब्धि हासिल कर सकते हो, बशर्ते उस पर हजारों घंटों की मेहनत झोंकने को तैयार हो। दूसरी बात का ध्यान रखो कि विफल हो या सफल हो, पर सोच हमेशा सकारात्मक हो। हार जाओ या जीत जाओ, पर खुद पर विश्वास कम न हो। जीवन में गलती हो या महागलती हो, फिर कभी ऐसी भूल न हो। राहों में फूल हो या सूल हो, पर मंजिल से निगाहें दूर न हो। किसी भी कार्य की तैयारी के दौरान कलेक्टर शब्द अक्सर नींद उड़ा देता है। सिविल सर्विस में ये एक ऐसा वर्ड है जिसको हर कोई पाना चाहता है। पहला, जोश के साथ होश भी रखिए। जल्दी सफलता पाने के चक्कर में शॉर्टकट मत तलाशिए। दूसरा, ये काम कीजिए, हर रोज खूब पढ़ाई कीजिए, लेकिन केवल पढ़ाई नहीं, अन्य हॉबीज के लिए भी वक्त निकालिए। मंजिल पाने के लिए आगे कदम बढ़ाइए, लेकिन भेड़ चाल का हिस्सा बनकर नहीं। दोस्त तो रखिए, लेकिन केवल ऐसे जो सकारात्मक सोच के साथ साथ आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। टांग खींचने वाले दोस्त से अच्छा अकेले रहना। आक्रामकता रखिए, लेकिन केवल अपने प्रति। समाज के कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशीलता वाला नजरिया विकसित कीजिए, क्योंकि ये नजरिया मेंस व इंटरव्यू के समय काफ़ी काम आने वाला है। इस परीक्षा में कई लोग पहले ही अटेम्प्ट में चयनित हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो कि 7-8 साल, कई तो 10-12 साल तैयारी करके और 5-5 बार इंटरव्यू तक पहुंचकर असफल हो जाते हैं। दरअसल यूपीएससी की परीक्षा बेहद अनिश्चित से भरी होती है। इसमें आपकी एक स्तर की तैयारी हो जाने के बाद आपके ज्ञान का स्तर उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता। पढ़ाई लिखाई के अलावा इसमें संयोग, भाग्य, क्वेश्चन पेपर का ओरिएंटेशन, एग्जामिनर की कॉपी चेक करने का क्राइटेरिया, उसी निबंध में एक एग्जामिनर आपको 230 प्लस अंक दे सकता है, दूसरा एग्जामिनर आपको मात्र 180 अंक ही दे सकता है। तैयारी के दौरान घरेलू वातावरण, परिवार की आर्थिक परिस्थितियों समेत तमाम फैक्टर्स प्रभाव डालते हैं। आप में 1-2 साल तैयारी करने के बाद इतिहास, भूगोल, संविधान, लोकतंत्र, प्रशासन, पर्यावरण विज्ञान, तकनीकी, साहित्य, कला, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंध, अर्थव्यवस्था इत्यादि की इतनी गहरी और सुलझी हुई समझ विकसित हो चुकी होती है कि आप जीवन एक बेहतरीन जीवन होगा। पैसे तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके कमा ही लेंगे, लेकिन व्यक्तित्व के मामले में भी आप औरों से बहुत अलग ही धरातल पर खड़े होंगे। बस आप असफल के चलते दुनिया व जीवन के प्रति कुंठा मत पालिएगा। आप बेशक सीधे आईएएस मत बनकर सेवा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस भी क्षेत्र में शुरुआत करेंगे आप वहीं बहुत बेहतर कर सकते हैं। मानव जीवन एक अमूल्य ईश्वरीय देन है, अतः इसे सार्थक बनाने का प्रयास कभी भी करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। मानव जीवन का उद्देश्य दुर्गुणों पर विजय पाकर समर्थकता की ओर कदम बढ़ाना है। इस धरती पर किसी भी मनुष्य का जन्म निरुद्देश्य नहीं होता। प्रत्येक के जन्म की एक अहमियत होती है। असल में जीवन की सार्थकता तभी है यदि हम इस जीवन का सही महत्व समझकर
उस उद्देश्य को पूरा कर पाए जिस कारण से हमें ये मानव देह मिलता है। एक व्यक्ति के जीवन में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक वो दिन जिस दिन हम पैदा होते हैं और दूसरा वो दिन जिस दिन अपने पैदा होने का उद्देश्य खोज लेते हैं। खाने पीने और सोने का नाम जीवन नहीं है। खाना पीना व सोना तो जानवर भी कर लेते हैं। जीवन का उद्देश्य सिर्फ जी कर सांसें खत्म कर चले जाना मात्र नहीं होता। अगर जीवन का मतलब केवल संसार में आना जाना ही होता तो मानव सभ्यता का विकास ही नहीं होता। असल में जीवन तो नए इतिहास बनाने का नाम है। मनुष्य को ईश्वर का अंश माना गया है, तो हर मनुष्य किसी न किसी मकसद के लिए इस पृथ्वी पर आया होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उस वजह की तलाश करें और ये समझें कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। इसके बाद हम अपनी सब क्षमता अनुसार पुरुषार्थ करते हुए उस मुकाम को हासिल करें जो हमारे लिए निर्धारित है। अन्यथा कर्तव्यहीन व्यक्ति तो केवल कामना करता हुआ निरुद्देश्य जीवन जी कर चला जाता है। यदि हम एक साधारण नज़रिए से भी देखें तो मनुष्य जीवन की सार्थकता धन दौलत के अंबार लगा लेने में नहीं है, वरन मनुष्य की सार्थकता है त्याग की भावना से जीवन जीने में और किसी के आंसू पोंछने में। यानी हमारे जीवन की सार्थकता किसी के काम आ सके वो है। वो व्यक्ति, समाज, देश कुछ भी हो सकता है। दूसरों के लिए प्रकाश की एक किरण बनना, दूसरे के जीवन को दीप्तमान करना, ये सबसे बड़ा सुख है जो मानव प्राप्त कर सकता है। ऐसे में ये अभ्यास समय पर होना जरूरी है कि मनुष्य जन्म हमें कुछ अच्छा करने के लिए मिला है, इसलिए आज से ही सजग हो जाएं, अन्यथा ये कहीं व्यर्थ न चला जाए। जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें अपने भीतर की ऊर्जा का उपयोग सार्थक एवं उचित लक्ष्यों के लिए करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन की सार्थकता अर्थपूर्ण जीवन जीने में ही है। मोटिवेशनल सेमिनार में एंजल की इन बातों से बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिला। सिविल सेवा जिंदगी में तो तेरे कदमों में उसी दिन रख दी जाती है जब हमें एहसास हुआ कि हम कुछ बनना चाहते हैं। तो बस अब अपना मिशन IAS ही दिखता है। अब साथ भी तुम हो और प्यार भी तुम हो, जीत भी तुम हो और हार भी तुम हो, दोस्त भी तुम हो और दुश्मन भी तुम हो। मन बड़ा बलवान है, कठिनाइयों से घबराइए मत, चुनौतियों से लोहा लीजिए, रात के अंधेरे से भयभीत मत होइए, मजबूत बन के आगे बढ़िए, बस सुबह होने को ही है। याद रखिए, सिविल सेवा की तैयारी में कमज़ोर मन वाले की नैया डूब जाती है, जबकि मानसिक रूप से तत्पर, सजग एवं मजबूत छात्र की नाव को खेकर मसूरी IAS ट्रेनिंग तक ले जाती है। जीतना है तो हर वक्त जीत की भूख रखो। जीत तुम्हारी होगी और इस जीत को लोग वर्षों तक याद रखेंगे। जितना दम है ठोक दो ताकि हम लोगों जीत को जीतना है तो हर वक्त जीत की भूख रखो। जीत तुम्हारी होगी और इस जीत को लोग वर्षों तक याद रखेंगे। जितना दम है ठोक दो ताकि हम लोगों को अपने नाम व पहचान के लिए लड़ना ना पड़े। दिल्ली के मुखर्जी नगर में UPSC की तैयारी पर अरविंद ने ये फेसबुक पोस्ट लिखी जो वायरल हो गई। दिल्ली शहर के कुछ कोचिंग संस्थानों में अच्छी ख्याति प्राप्त की है, जैसे मुखर्जी नगर में दृष्टि IAS अकादमी, निर्माण IAS, ALS IAS संस्थान, चाणक्य अकादमी, खान IAS संस्थान, पतंजलि IAS संस्थान, कुछ संस्थान इत्यादि हैं।
रही बात टीचर्स की, तो कुछ ही टीचर अच्छे हैं। सभी संस्थान कहते हैं कि हमारे यहाँ हर साल 50-60 बच्चों का चयन होता है। कुछ कोचिंग के बच्चों का ज़रूर हो जाता है। यहाँ कोचिंग फीस किसी संस्थान से पूछ लो तो कहते हैं पहले डेमो ले लो, या फिर फीस की क्या है। तुम्हारे लिए कुछ छूट हो जाएगी, पर ये सिर्फ फंसाने के तरीके हैं। जब आप पहली किस्त जमा कर देते हैं तो उसके बाद ही अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई बच्चा पास हो गया तो लगभग सारे कोचिंग सेंटर वाले अपनी होर्डिंग में उसका नाम और उसके साथ अपनी फ़ोटो छपवा देते हैं। शहर का नाम ही दिल्ली है, और जिसके नाम में दिल है उससे दिल लगाना स्वाभाविक है। ऊपर से दिल्ली आकर आप अंग्रेजी नहीं बोलते तो गंवार समझे जाएंगे। महिला मित्र तो यहाँ 10 मिनट में बन जाती हैं। खासकर पहली कोचिंग के अपने पहले बैच में। कुछ ही कोचिंग में पढ़ाई होती है। आप कोचिंग लेने से पहले खुद तैयार होइए, फिर कोचिंग ज्वाइन कीजिए। किसी सेंटर पे ज़्यादा विश्वास मत कीजिए, खासकर पैसे के मामले में अपने ऊपर ही विश्वास कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों ने बिना कोचिंग के परीक्षा पास की है। अंत में यही कहूँगी कि किसी कोचिंग में जाने से पहले आप उसके बारे में अच्छे से जांच कर लें, क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाले कम और लूटने वाले ज़्यादा। पैसे ना हो तो आप दिल्ली में सांस भी नहीं ले सकते। IAS वाले खुद को खुदा समझें। लड़का 27 साल का हो गया, शादी कब करवा रहे हो? मास्टर साहब कुर्सी पर बैठते हुए बोले। गिरीश कह रहा है पहले कैरियर सेट हो जाए, फिर अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँगा। मेरे पापा ने मास्टर साहब के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा। अपनी पसंद का क्या मतलब? पसंद की लड़की से शादी वाला वाक्य सुनकर हनुमान सर के पेट में मरोड़ उठ गया। उसकी क्लास फ्रेंड थी, एंजल करके कुछ नाम है, IAS अधिकारी यानी कलेक्टर बन गई है। अब उसी से शादी करेगा। मास्टर साहब पूरे 5 मिनट तक मौन धारण किए जड़ होकर बैठे, फिर कुर्सी से उठकर अपने घर की तरफ चल दिए। घर जाकर अपनी पत्नी से बोले, सुनती हो, हरीश का बबुआ ब्याह करके कलेक्टरानी लाएगा। मास्टरनी के पेट में ये बात पच नहीं सकी। उन्होंने पड़ोस को जाकर बताया और 2-3 दिन के अंदर ये खबर पूरे गांव की हेडलाइन बन गई। सोशल मीडिया एक अजीब प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा, और उसमें भी बहुत से अजीब नमूने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर लिखते हैं कि असली भारतीय हो तो लाइक करो, असली हिंदू हो तो कमेंट करो। अरे भाई, लाइक और कमेंट भारतीय होने का प्रमाण है क्या? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसमें भी बहुतेरे यूजर्स कम और नमूने ज़्यादा। मज़े की बात यह है कि इस तरह की पोस्ट पर ही लाइक और कमेंट लाखों ही में आते हैं। बहुतेरे लड़के तो इसलिए लाइक और कमेंट कर देते हैं कि कहीं ऐसा न करने पर उनके भारतीय होने पर संदेह न दिया जाए। अब उन्हें कौन समझाए? हिंदुस्तानी और हिंदू क्या लाइक और कमेंट वाले ही होंगे, या फिर खेत में हाड़ तोड़ काम करने वाले किसान, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, या देश को अपनी सेवाएं दे रहे फौजी भाई? ये लोग जो सोशल मीडिया का सप्ताह में एक आध बार भी उपयोग करते हों, क्या ये असली भारतीय नहीं है? क्या इनसे देशभक्ति नहीं होती? मैंने लाइक और कमेंट ही देशभक्ति का सबूत है। हद है यार। ये उस समय की बात है जब सूरजपुर छत्तीसगढ़ के कलेक्टर रणबीर शर्मा कुर्सी की हनक और पावर के नशे के कारण उनका थप्पड़ कांड सुर्खियां बटोर रहा था। ऐसे वक्त में जब देश पहले ही कोरोना महामारी के थपेड़ों से परेशान था और अब सरकारी अफसर भी आम जनता को थप्पड़ों से परेशान करने लगे,
लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जब ऊपर से दबाव पड़ता है तो कलेक्टरों को अपनी एसी कमरों से बाहर निकलना पड़ा। बाहर का तापमान उन्हें आग बबूला कर रहा था। इसके चपेट में आए उन पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। सूरज की तपिश में अफसर आग बन गए, जिनका गुस्सा अब आम जनता पर निकल रहा था। पावर का नशा सिर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन समझ नहीं आता कि ये पावर का नशा इतना सिर कैसे चढ़ जाता है। सड़क पर एक जरूरी काम के लिए जा रहे एक लड़के पर सूरजपुर के कलेक्टर ने थप्पड़ों की बौछार कर दी और सोशल मीडिया पर यह घटना वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, वो आपकी नहीं, आपकी कलेक्टरी की कद करके रह गया और सह गया, नहीं तो छत्तीसगढ़िया आदमी एक थप्पड़ा में अपना जमानत करवाने के लिए खेत की पर्ची ढूंढना शुरू कर देता। इतना चर्राहट कहाँ से आती है? आईएएस खुद को खुदा समझना कब बंद करेंगे? मुख्यमंत्री ने खुद कहा था, लॉकडाउन में सख्त बरतनी है, मगर व्यवहारिक संयमित रखना है, हिंसा नहीं करनी। आप उनके कहे का एक भी पालन नहीं कर रहे हैं। कमजोर मजलूम मिला ही नहीं कि पटक दिए, फोन लगा दिया तमाचा। आईएएस छोड़कर इल्म के विभाग में झांको, तब पता चलेगा कि हर व्यक्ति सल्तनत का मालिक नहीं है। कुछ भ्रमिक सज्जन तो ये कहते हैं कि मैं इतना होशियार हूँ जिसकी वजह से मुझे ये पद दिया गया है। व्यवहारिकता तो नज़र आती ही नहीं, सब अहंकार के बादशाह बने बैठे हैं। ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पड़ेगी तब पता चलेगा। अहंकार के पुतलों सुधर जाओ। सूरजपुर के जिले के कलेक्टर हैं रघुवीर शर्मा। लबासना ने इन्हें खुदा या भगवान हो जाने से एक सीढ़ी नीचे ही रखा है। आईएएस अधिकारी केवल कहने को लोक सेवक हैं, जबकि आम तौर पे देखा गया कि वो खुद को स्वर्ग से उतरे हुए लोगों के रूप में, बादशाह के रूप में जानते हैं। और उनमें श्रेष्ठता की, अहंकार की भावना ऐसी इसलिए है क्योंकि भारत में बाबूगिरी इतनी प्रचलित है। भारत में बोए गए बाबूगिरी के बीज भारत में ब्रिटिश राज के पतन के बाद भी जीवित है। यूपीएससी की एक परीक्षा घमंड और अहंकार की भी लेनी चाहिए। ये लोग ट्रेंड होकर आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ लबासना से इसका ध्येय वाक्य है, शीलम परम भूषणम, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही खुद को ईश्वर मानने लग जाते हैं। वो युवक यदि एक थप्पड़ उस आईएएस को घुमा कर दे देता तो वो जेल में होता, जबकि ये माफी मांग कर खाना पूर्ति कर रहे हैं। तर्क दे रहे हैं कि परिजन कोविड संक्रमित हैं, ये जिला बचाने निकले हैं। इनके तर्क से चले तो पूरे देश को रायसीना हिल्स और 7 लोक कल्याण मार्ग पर धावा बोल देना चाहिए। क्यों डीएम सर? हमारे सरकारी अफसर यही भूल जाते हैं कि सामने वाला भी एक इंसान है। पावर के दम में आकर अपनी हदें भूल जाने वाले इन्हीं लोगों से जब आईएएस का इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप आईएएस अफसर क्यों बनना चाहते हैं, तो अधिकतर के दिमाग में यही जवाब आता है कि वे देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं। देश में हर कोई सेवा करना ही चाहता है, इसलिए भारत सेवा प्रधान देश है। यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेस सेवा करने का है। राजनेता भी कहता है कि उन्हें देश सेवा करनी है, अफसर भी कहते हैं उन्हें देश सेवा करनी है। हर कोई देश की सेवा करने के लिए ललायत दिखता है, लेकिन देश की सेवा हो नहीं पा रही। जब सब कोई सेवा ही करना चाहता है तो इतने बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का आलम कहाँ क्यों है? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से ज़्यादा ज़रूरत सेवा विरोधी आंदोलन की है, क्योंकि देश को ज़्यादा
ज़रूरत सेवा की नहीं बल्कि सेवा से आज़ादी की है। भ्रष्टाचार सेवा का ही प्रतिफल है। लड़का सही हो या गलत, डीएम साहब आप तो गलत हैं। आप एक जिम्मेदार पद पर हैं। आपको तनख्वाह मिलती है, सरकारी खर्चे पर नौकर चाकर माली कुक मिलता है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बेहतर तरीके से परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। अगर आपकी बुद्धि इतनी पंगु है तो थप्पड़ से ही काम चल सकता है, तो आपको कोई अधिकार नहीं कि उस कुर्सी पर बैठने का। मैं ये नहीं कहता कि ये लड़का नक्सली हो जाएगा, लेकिन अपने पावर सर्कल में किसी अकेले पर ऐसे जुर्म करना निश्चित रूप से नक्सली मानसिकता की ओर ले जाता है। और यहाँ तो एक वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। अगर आपका यही तरीका है तो पता नहीं आप कितने बेगुनाहों पर ऐसे व्यवहार करते होंगे। अगर गुस्सा नहीं बर्दाश्त होता तो लिखिए चिट्ठी सरकार को कि नगर के पोस्ट से हटाकर सचिवालय में बिठा दें आपको। घिसिए बैठकर कलम, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। वहाँ इतनी पावर कहाँ मिलेगी, इतनी आज़ादी कहाँ मिलेगी, इतनी मौज कहाँ सचिवालय की नौकरी में।